गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय इतिहास के फर्स्ट चैप्टर में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या निर्माण पढ़ रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से जो तृतीय स्टेट है या नेशनल असेंबली के लोग हैं, उन लोगों ने किस तरीके से जो विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग या पादरी वर्ग है, उन सभी को विशेषाधिकारों को समाप्त किया और एक नए विचारधारा का युग का अस्तित्व में आया। उसमें आपके दो वर्ग विशेष रूप से सामने आए बढ़ के। पहला है श्रमिक वर्ग और दूसरा मध्यम वर्ग। ठीक है ना। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है 2.2 उदारवादी राष्ट्र के क्या मायने। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है उदारवाद यानी जो ना बहुत ज़्यादा उग्र हो और ना ही बहुत ज़्यादा नर्म हो, यानी मध्यम मार्ग अपनाता हो। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुआ करते थे, महात्मा गौतम बुद्ध। उन्होंने एक धर्म चलाया था। कौन सा धर्म था? वो धर्म था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। उसने वेदों से ही सारी अच्छी बातें ली, लेकिन वो बातें नहीं ली जो एकदम कट्टरता या कह सकते हैं लोगों को परेशान करने वाले हों या ज़बरदस्ती कोई बात उसको पालन कराना हो। मध्यम मार्ग अपनाया, या मतलब कि ज़्यादा व्यक्ति ना दुखी हो और ना बहुत ज़्यादा खुश वाला रहे, या जो कह सकते हैं कि व्यक्ति को कठोर वाला नियम नहीं अपनाया गया कि आपको भगवान का नाम लेना है तो घर बार छोड़कर आश्रम व्यवस्था अपना लीजिए या जाके कहीं वन में चले जाइए। ऐसा नहीं है, आप घर में रहते हुए भी भगवान के नाम ले सकते हैं। ठीक है ना। तो उदारवाद का भी मतलब ऐसा है कि उदारवादी सोच के जो लोग थे वो तुरंत परिवर्तन नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जो व्यवस्था में परिवर्तन हो, चाहे वो राजों का हटाना हो, चाहे कोई अधिकार को समाप्त करना हो, इन सारे अधिकारों को वो धीरे धीरे समाप्त करना चाहते थे। ठीक है ना। और जो उदारवादी या उदारवाद जो शब्द है वो लैटिन भाषा के लीबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ या मतलब होता है आज़ाद। ठीक है ना। तो जो इस समय नया मध्यम वर्ग उत्पत्ति हुआ था वो क्या मानता था कि उदारवाद का मतलब है व्यक्तियों के लिए आज़ादी और कानून की दृष्टि में समानता। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ दो नए स्वरूप उत्पन्न हुए, एक श्रमिक वर्ग और एक मध्यम वर्ग। वही मध्यम वर्ग चाहता था कि बताता था कि उदारवाद का उसका मतलब क्या है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और कोई भी कानून हो, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी विवाह, कोई भी ऐसा काम आए तो उसमें सबको बराबरी का मौका मिले। ठीक है ना। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? देखिए, उदारवाद एक ऐसी सरकार देना चाहते थे या बल देना चाहते थे जो सहमति से बने। मैंने बताया कि उदारवादी लोग जबरदस्ती का काम नहीं करना चाहते थे। उनका मतलब था कि कोई भी कानून, कोई भी नियम अगर बने तो जनता और जो सरकार या राजा है या कुलीन तंत्र या विशेषाधिकार वर्ग है या सामान्य जनता है, जैसे हम लोग श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग कहते हैं, इनके बीच में एक आपसी समझौते से बने। ठीक। उदारवादी निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार का अंत चाहते थे। वो चाहते थे कि जो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जो शासक वर्ग जो निरंकुश है, जो इनको जन्मजात विशेषाधिकार है वो समाप्त हो। वो चाहते थे कि संविधान का निर्माण हो और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर हो, यानी सरकार बने और सरकार में जो भाग ले, जो प्रतिनिधि चुने जाए वो जनता के द्वारा चुने जाए। ठीक। 19वीं शताब्दी के उदारवादी जो थे वो क्या करते थे? वो निजी संपत्ति के स्थायित्व पे जोर देते थे। वो मानते थे कि लोगों के पास अपनी निजी संपत्ति भी होनी आवश्यक है। ठीक है ना। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कानूनों के सामने बराबरी का विचार सभी के लिए
मताधिकार के पक्ष था। मतलब ये है कि ये भी उदारवादी भी सभी को वोट देने का अधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये चाहते थे कि ऐसा नहीं कि कानून की बराबरी का मतलब ये है कि सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए। सबको कानून के दृष्टि में बराबर रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको वोट देने का अधिकार हो। ठीक है ना। आपको यदि याद ही होगा तो फ्रांसीसी क्रांति के समय भी उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। मैंने बताया फ्रांस की क्रांति में जो एक प्रसिद्ध नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो विश्व के किसी भी क्रांति में पहला प्रयोग किया गया नारा था। ठीक है। वहाँ वोट देने का अधिकार क्या था, मैंने बताया वहाँ वोट देने का अधिकार क्या था फ्रांस में। वहाँ पे वोट देने का अधिकार केवल और केवल कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को था। किसको था? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। बड़ी विडंबना थी फ्रांस की बनावट में। जिसके पास धन था वो टैक्स नहीं देता था, कर नहीं देता था, और जिसके पास पैसा नहीं था वो कर देता था, और जो कर नहीं देता था वो वोट देता था, और जो कर देता था वो वोट नहीं दे पाता था। तो कह सकते हैं कि फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था में ये बड़ी एक समस्या थी कि वोट देने का अधिकार केवल कुलीन और पादरी वर्गों को ही था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार वहां पे नहीं था। केवल जब जैकोबिन दल के शासन आया उस समय केवल वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार था, परंतु नेपोलियन के शासन काल में फिर से वोट देने के अधिकार को सीमित कर दिया गया। ठीक है ना। और उसने महिलाओं को क्या कर दिया? वयस्क का दर्जा दे दिया। वयस्क नहीं, अवयस्क यानी नाबालिग का दर्जा दे दिया। और क्या कहा कि उन्हें अगर वो छोटी हैं ना तो के पिता के अधीन रहें, बड़ी हैं तो पति के अधीन रहें, और बुजुर्ग हो जाएंगी तो बच्चों के अधीन रहें। ठीक है ना। ठीक संपूर्ण 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के समाप्ति तक और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में महिलाओं को वोट देने का अधिकार और कहते संपत्तिहीन या संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे, और उन लोगों ने पुरुषों के बराबर अधिकार और स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए, कई विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की आज़ादी चाहता था, चीज़ों और पूंजी के आवागमन में जो राज्य द्वारा नियंत्रण लगाए जाते थे उसकी समाप्ति चाहता था। वह चाहता था, उदारवादी सरकार या उदारवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो, किसी राज्य द्वारा जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं वो समाप्त हो, हर राज्य एक दूसरे राज्य में अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट को भेज सकता है। उन्होंने बाजारों को शर्तों से मुक्त करने, पूंजी पर सरकारी हस्तक्षेप की कमी करने और पूंजी की सुरक्षा की मांग पर जोर दिया। 19वीं शताब्दी में मध्यम वर्ग ने यह भी मांग की थी कि इसे 19वीं शताब्दी के पहले जर्मनी क्षेत्रों वाले भागों पर हम लोग समझेंगे, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था? अधिकार था। ठीक है ना। नेपोलियन के प्रशासनिक कार्यों के द्वारा अनेक छोटे छोटे प्रदेशों में से करीब 39 राज्यों को मिलाकर क्या बनाया गया था? जर्मन महासंघ बनाया गया था। छोटे छोटे 39 रियासतें, राजा के राज्य थे। क्षेत्रों द्वारा समझेंगे हम लोग। इनमें प्रत्येक की अपनी एक मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। नेपोलियन के पहले फ्रांस में भी पेरिस के आसपास अलग नाप तौल की प्रणाली थी। पेरिस से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वहाँ अलग नाप तौल प्रणाली थी, लोग अलग अलग कानून थे। लेकिन जैसे ही नेपोलियन फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना, उसने सारे विशेषाधिकार वाले नियम को रद्द कर दिया, प्रशासनिक सुधार किए और सारे कानूनों को क्या किया? लयबद्ध किया,
एक क्रमबद्ध किया जिसे हम लोग नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। 1833 ईस्वी में हैम्सबर्ग जो जर्मनी का हिस्सा और न्यूमरबर्ग में लगभग क्या देना पड़ता था, क्षेत्रों में अपना माल बेचने के लिए व्यापारी को 11% शुल्क देना पड़ता था। नाका मतलब टैक्स, जैसे हमारे यहाँ है इस समय आप लोग अगर जाएंगे तो NH 28 में जो टोल प्लाजा है ठीक उसी तरीके से लोगों को टैक्स देना पड़ता था। ठीक है ना। और प्रत्येक बार जितने भी बार, जैसे यहाँ पे भी प्रत्येक जितने बार जाएंगे उतने बार आपको टोल देना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से पहली बार आप जाएंगे तो 11% देना पड़ेगा। पहली बार के बाद दोबारा जब जाएंगे तो 5% के हिसाब से शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क अक्सर क्या होता था, वस्तु के आकार और भार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में सभी लोगों की नाप तोल की व्यवस्था क्या थी, अलग अलग हिसाब से अलग अलग थी। कपड़ा नापने के लिए जो पैमाना लेते थे उसे क्या बोलते थे, ईले बोलते थे, जिसकी लंबाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पर घटती बढ़ती थी। अगर एक ईले कपड़ा आप फ्रेंकफर्ट में खरीदते हैं तो उसकी लंबाई 54.7 सेंटीमीटर मिलता है। अगर वही मेंच में खरीदेंगे तो 55.1 मीटर मिलेगा। न्यूमर वर्ग में खरीदेंगे तो 65.6 सेंटीमीटर मिलेगा और फ्राई वर्ग में खरीदेंगे तो 53.5 सेंटीमीटर मिलता है। एक ही राज्य है लेकिन एक ही राज्य में कपड़े के नाप, कोई भी वस्तु के नाप तौल की गिरा, जितने भी चीज़ें हैं नाप तौल की, सबके अलग अलग मूल्य, अलग अलग मापन शैली है। ठीक है ना। इसीलिए कपड़े की नाप के कारण ही सीमा शुल्क सदैव अंतर रहता था। इसीलिए उदारवादी चाहते थे कि जब भी किसी देश या किसी राज्य में व्यापार हो तो जो सीमा शुल्क लगता है, जिसे हम चुंगी या टैक्स प्लाजा जो बोलते हैं, क्या टोल टैक्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं। यूरोप एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र बनाने के पक्ष में बढ़ रहा था जहां नागरिकों की पूंजी और वस्तुओं के आवागमन में कोई तर्क ना हो, कोई रोक टोक ना हो। इसलिए नए ऐसे वाणिज्य परिस्थितियों को डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए, जिसमें विनिमय और विकास के लिए जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। जाल्वे राइन नामक शुल्क क्या था, जर्मन संघ की स्थापना के अनुरोध पे किया गया था, जो 1834 में पास हुआ और सभी जर्मन राज्यों में सम्मिलित जो राज्य थे उन लोगों ने इन बातों को माना। ठीक है ना। इन संघ के अवरोधों के कारण ही इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी गई, उस समय जर्मनी संघों में करीब 30 प्रकार की मुद्राएं चलती थी। अब जो घटाकर कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। ठीक है ना। कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। ठीक है ना। 2 मुद्रा कर दी गई। इसके अलावा भी इसमें और भी कई सुधार वाणिज्य जो व्यापार से थे उनको जोड़ा गया, जैसे रेलवे के आने जाने के लिए उनके प्रसार और उनकी गतिशीलता बढ़ाने के लिए और रेलवे का एकीकरण के लिए आर्थिक हितों को भी राष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। ठीक है ना। इस समय पनप रही जो व्यापारिक राष्ट्रीय भावनाएं हैं उसके लिए भी जो आर्थिक राष्ट्रवाद की विचारधारा है उन विचारधाराओं ने भी इसको मजबूत किया। ठीक। अगला जो टॉपिक है हम लोगों का क्या क्या है, 2.3 और टॉपिक का नाम है आपका 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद। आपको पता ही है कि 1815 ईस्वी में नेपोलियन की वाटरलू नामक स्थान में क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। उसके पश्चात जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे या जो नई सोच के लोग थे उनकी समाप्ति हो गई। अब पुनः यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न राज्यों में यूरोप क्या हुई, रूढ़वादी सरकारों की स्थापना होने लगी।
ठीक है ना। उदारवादियों के विपरीत रूढ़वादियों जो थे वो यह चाहते थे कि राज्य और समाज की स्थापित जो परंपराएं हैं वो फिर से स्थापित हो, जैसे चर्च, राजतंत्र, सामाजिक ऊंच नीच के व्यवस्था, संपत्ति और परिवार, ये सारी चीज़ें, यानी जो पहले ही चल रही थी फ्रांसीसी क्रांति या यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के पहले जो योजनाएं चल रही थी, राजा के दैवीय सिद्धांत, कुलीन वर्ग, पादरी वर्गों का विशेषाधिकार, ये सब रूढ़िवादी इसके विचारधारा के क्या थे, समर्थक थे। ठीक है। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी नागरिक जो थे वो क्रांतिकारी से पहले के दौर में लौटना नहीं चाहते थे, यानी क्रांति के बाद का जो माहौल था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, नेपोलियन ने चाहे जितनी भी गलतियां की हो, फिर भी वो लोग रूढ़िवादी या उस राजतंत्र में वापस लौटना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें नेपोलियन के शासनकाल से यह बात ज्ञात हो गया था कि आधुनिक राष्ट्रवाद जो है वो राजतंत्र की परंपराओं, संस्थाओं से कहीं अच्छा है, और पुनः अगर वो राजतंत्र सक्षम हो जाएगा या बन जाएगा तो फिर दोबारा उसे हम लोग हटा नहीं पाएंगे। वह राज्य की शक्तियों की और मजबूत और कारगर बना सकता था। कब बनेगा? जब ये क्या रहेगा, उदारवाद और लोक राष्ट्रवाद रहेगा। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, विकासशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और सामूहिक कृषि की समाप्ति ही क्या थी, यूरोप में निरंकुश शक्तियों को फिर से उनकी शक्तियां प्रदान कर सकती थी। यानी क्रांति के पहले जो जो चीजें थी वो लोग, ये रूढ़वादी विचारधारा के लोग पुनः लाना चाहते थे। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, प्रशा, रशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, पता ही है आप लोगों को। इसके बाद यूरोप के प्रतिनिधि ने एक समझौता किया, और समझौता करने के लिए कहाँ मिले? वियना में मिले, और इसकी मेजबानी जो कर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक कर रहा था। ये भी पुराने रूढ़वादियों विचारधाराओं का क्या था, समर्थक था। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी में वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य था कि उन सभी परिवर्तनों को खत्म करना जो नेपोलियन के युद्ध के दौरान हुए थे। अब क्या क्या है इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? इसमें है आपका फ्रांसीसी क्रांति के समय हटाए गए बूर्बा वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस के उन क्षेत्रों को वापस छीन लिया गया जिसे नेपोलियन ने जीता था। फ्रांस की सीमाओं पर कई ऐसे राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपनी राज्यों के सीमा विस्तार न कर सके। अगला क्या है? फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड्स राज्य को स्थापना, एक नए राज्य नीदरलैंड को स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम सम्मिलित था, और दक्षिण में पिडमांट में जिनेवा को जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? जिनेवा को जोड़ दिया। ठीक है ना। और प्रशा और उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए क्षेत्र जोड़े गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली पर नियंत्रण सौंप दिया गया। इस तरीके से नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको क्या कर दिया गया, उसको बरकरार रखा गया। नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 जो जर्मन महासंघ थे उसको बनाए रखा गया। ठीक है ना। और पूर्व में रूस को पोलैंड का एक भाग दे दिया गया, जबकि प्रशा को मैक्सनी का एक भाग दे दिया गया, और नई रूढ़वादी व्यवस्था स्थापित करने का जो लक्ष्य था वो लोग इन लोगों ने प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। 1815 में स्थापित जो रूढ़वादी शासन व्यवस्था था उस पर किसी का अंकुश नहीं था, यानी जो तृतीय स्टेट या नेशनल असेंबली जैसे संसद थे उन सभी जैसी कोई भी ऐसी राजनीतिक या सामाजिक संस्था नहीं थी जो इन रूढ़वादी शासन व्यवस्था पर अपना नियंत्रण कर सके। ये आलोचना और असहमति सहन नहीं करती थी। जो भी इन पर विरोध करता था या इनकी आलोचना करता था वो लोग क्या करते थे, इन गतिविधियों को दबा देते थे। ठीक है। जब भी कोई इन शासकों पर इनका विरोध करता था तो इनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता था। सरकारों ने
अनेक ऐसी सेंसरशिप या नियम बनाए जिनका उद्देश्य क्या था कि इनके खिलाफ कोई भी अखबार में, टीवी में, न्यूज चैनल में, किताबों में, नाटकों में या गीतों के माध्यम से कोई भी इनका विरोध ना कर सके। ये वही न्यूज या वही खबर छपवाते थे जो सरकार चाहती थी, यानी कह सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता या या प्रेस की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें क्या हो गई थी, समाप्त हो चुकी थी। परंतु इसके बावजूद फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति या जो यादें थी वो उदारवादियों को लगातार प्रेरणा देती रही। नए रूढ़वादी जो व्यवस्था के खिलाफ उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य उद्देश्य या मुख्य मुद्दा था प्रेस की स्वतंत्रता। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्या है, अगला हम लोग का टॉपिक है 2.4 क्रांतिकारी। क्या है? क्रांतिकारी है, ठीक है ना। इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।